बहुत सारे टॉपर्स ने इस बार पिछली बार अपने खुद के वन पेजर नोट्स बनाए हुए हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि किसी भी टॉपिक को अपन कवर तो कर लेते हैं, कहीं कहीं से पैची वर्क उठा लिया, लेकिन अगर वो बच्चे हैं जो अपने खुद के नोट्स बनाना चाह रहे हैं, जो ये वन पेजर नोट्स बनाने हैं आपको अपने, उसके कंपोनेंट्स क्या होने चाहिए, ये कैसे सीखा जाए। तो एक आपको PYQ का छोटा सेक्शन बनाना चाहिए आपके वन पेजर में, ताकि हम समझ पाएं। आपको कम से कम 2 इंट्रोडक्शन तो लिखने पड़ेंगे, फिर कुछ एक उससे रिलेटेड हमने डायग्राम डाल दिया। अगर वन पेजर की लिस्टिंग में ये पता हो कि ये 10 कंपोनेंट इस टॉपिक पे रखने हैं, ये 5 इस पे रखने हैं या 12 इसमें रखने हैं, तो बहुत काम ईजी हो जाता है। तो मेरे जो पॉइंट जनरेशन है, अगर मैं टेम्पलेट वाइज ही पढ़ रहा हूँ और टेम्पलेट वाइज ही यहाँ बना लूँ, जैसे मान लो अगर अपन पढ़ रहे हैं कि ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक कल्चर डेवलपमेंट बॉटलनेक्स में अगर मेरे को एक टेम्पलेट लगानी है, 3PI लगाना है, पिट्स लगाना है, ई-पिट्स लगाना है, जो भी लगाना है, अगर मैं अपने नोट्स भी उसी फॉर्मेट में बनाऊंगा तो ही मैं उसको यूज़ कर पाऊंगा एग्जाम में। छोटी छोटी चीज़ें बच्चे क्लासेस से सीखते हैं। अपन ने लिखा चैलेंजेस इन ट्रस्ट 1 2 3, यहाँ लिखा मेजर्स टू एड्रेस द चैलेंजेस 1 2। यही छोटे इनोवेशंस हैं जो आपको आंसर में आधा आधा एक नंबर एक्स्ट्रा दिलाते हैं। जो बच्चे 2027 का एग्जाम देने वाले हैं, उनको नेक्स्ट 5 मंथ्स में किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। अब QEP में एक बहुत बड़ा जो सबसे न्यू कंपोनेंट हमने ऐड किया है, जो पुराने वाले बच्चों को भी मिलेगा, दैट इज करंट अफेयर्स। हाय बच्चों, नमस्कार, कैसे हैं आप। आज का जो वीडियो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होने वाला है। पहला है कि हम वन पेजर नोट्स बनाते कैसे हैं। बहुत सारे टॉपर्स ने इस बार पिछली बार अपने खुद के वन पेजर नोट्स बनाए हुए हैं। तो ये वन पेजर नोट्स होता कैसा है, तो ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको कुछ 15-16 वन पेजर नोट्स डाउनलोड करवा रहा हूँ। आप जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर अपन देखेंगे यहाँ पे, तो ये वन पेजर नोट्स बने हुए हैं कि इस वाले पार्ट को कैसे ब्रेक करें। जैसे अगर हम कह रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स कमीशन है, जो पेपर 2 में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के कंपोनेंट्स में, या NHRC वाला जो पार्ट है, स्टैट्यूटरी बॉडीज़ का सेक्शन लिखा हुआ है, वहाँ पे आता है। तो ह्यूमन राइट्स कमीशन में पहले अपन ने जैसे बोला कि इसके जो PYQ आए हुए हैं वो बनाओ, फिर इंट्रोडक्शन लिखो, फिर कीवर्ड, फिर सिग्निफिकेंस। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि किसी भी टॉपिक को, जैसे मान लो अपन ने NHRC पढ़ा, अपन ने फूड प्रोसेसिंग पढ़ लिया, हमें लग रहा है इस बार फूड प्रोसेसिंग का क्वेश्चन आने वाला है, हमें लग रहा है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का क्वेश्चन आने वाला है, हमें लग रहा है वन हेल्थ का क्वेश्चन आने वाला है, तो अपन कवर तो कर लेते हैं, कहीं कहीं से पैची वर्क उठा लिया, लेकिन अगर वो बच्चे हैं जो अपने खुद के नोट्स बनाना चाह रहे हैं, जो ये वन पेजर नोट्स बनाने हैं आपको अपने, उसके कंपोनेंट्स क्या होने चाहिए, ये कैसे सीखा जाए कि एक अच्छे वन पेजर नोट्स के पार्ट क्या होंगे। तो शुरू में तो मेरा सेशन अगले 15-20 मिनट में आपको वही समझाने वाला हूँ। उसके बाद में जो सेकेंड पार्ट होगा इस सेशन का, उसमें हम कवर करेंगे कि जो बच्चे 2027 का एग्जाम देने वाले हैं, उनको नेक्स्ट 5 मंथ्स में किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, क्या स्पेंड होने वाला है। प्लस नेक्स्ट जो QEP का एक बैच आ रहा है, उससे रिलेटेड कुछ 5 मिनट की डिटेल्स बतानी है, वो मैं वीडियो के लास्ट में आपके साथ में शेयर करूंगा। बिकॉज अब QEP में एक बहुत बड़ा जो सबसे न्यू कंपोनेंट हमने ऐड किया है, जो पुराने वाले बच्चों को भी मिलेगा, दैट इज करंट अफेयर्स। तो वो जो करंट अफेयर्स का पार्ट है, अब हमने एक बुकलेट C करके वो ऐड कर दी है। तो अब आपके पास QEP में पहली पार्ट A ऑफ बुकलेट, जैसे मान लीजिए कुल मिला के कुछ 41 थीम जरूरी हैं एग्जाम के लिए। आउट ऑफ दिस 40 थीम्स, हर थीम को हमने डिवाइड किया है। पहला है स्टैटिक पार्ट, जो अपन कंसेप्ट कहते हैं। स्टैटिक पार्ट कंसेप्ट का मतलब ये है कि अगर मैं जाऊं तो यहाँ पे जैसे मान लो ये गुड गवर्नेंस का पार्ट है, तो गुड गवर्नेंस में स्टैटिक कंसेप्ट्स कौन कौन से हैं। तो स्टैटिक कंसेप्ट्स अगर मैं कहूँगा तो सबसे पहले PYQ का एनालिसिस होगा, उसके बाद कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं वो होगा, प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन क्या हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखेंगे कि लास्ट ईयर QEP से टॉप 10 में 4 कैंडिडेट्स थे जिन्होंने QEP का कोर्स एनरोल किया था। दे गॉट बेनिफिटेड एंड दे गॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रैंक एज वेल। तो अगर मैं यहाँ लेके जाऊँ आपको, तो जैसे मान लो गुड गवर्नेंस, अपने को पता हर साल 4 क्वेश्चन आते हैं। तो इस गुड गवर्नेंस में सबसे पहले PYQ का एनालिसिस कैसे करते हैं। तो PYQ का एनालिसिस होता है कुछ इस टेबुलर फॉर्मेट में कि भाई टूल्स ऑफ गुड गवर्नेंस क्या हैं, कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, कौन से क्वेश्चन नए आ सकते हैं इस टॉपिक से। सिमिलरली इंस्टीट्यूशंस ऑफ गुड गवर्नेंस, तो आपको गुड गवर्नेंस की थीम को कुछ सब हेडिंग्स में तोड़ना है, उन सब हेडिंग्स में फिर PYQ का एनालिसिस करना है। तो सबसे पहले तो ये पार्ट हो गया, और उसके बाद गुड गवर्नेंस के अपने टॉपिक हो गए। तो ये मैं स्टैटिक कह रहा हूँ, जैसे सिटीजन चार्टर हो गया, RTI हो गया, SHGs हो गया, ये सब स्टैटिक। ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस हो गया, सोशल कैपिटल हो गया, ये सब स्टैटिक टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं।
अब दिक्कत क्या आती है कि जैसे मान लो अपन डिस्कस कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो अब इन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज या कोई भी स्पेसिफिक आरटीआई या कोई भी इंस्टीट्यूशन, अब उसके पॉइंट्स याद कैसे रहेंगे? तो उसके लिए अपन ने एक टेम्पलेट बना रखी है 3PI, तो वो टेम्पलेट के थ्रू उसको फिल कर देंगे, सारे पॉइंट्स वहां से जनरेट हो जाएंगे। वैसे ही गुड गवर्नेंस का एक क्वेश्चन आता है, समथिंग इज रिक्वायर्ड फॉर गुड गवर्नेंस और समथिंग इज अ थ्रेट ऑफ गुड गवर्नेंस। जैसे हंगर एंड पॉवर्टी इज अ थ्रेट टू गुड गवर्नेंस, अर्बन लोकल बॉडीज का सिग्निफिकेंस एंड गुड गवर्नेंस, सोशल कैपिटल वर्सेस गुड गवर्नेंस, तो एक गुड गवर्नेंस का टेम्पलेट है। बट इस पूरे को मैं कहता हूं स्टैटिक। ये हो गया फर्स्ट पार्ट जो अपन डिस्कस कर रहे थे। सेकेंड पार्ट इज वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन का मतलब ये है, मुझे कवर तो ये बाद में करना था, बट मुझे आपको ग्राफ फॉर्मूला इनका सिग्निफिकेंस समझाना था। जैसे मानिए मैं आपको जीनिया की कॉपी दिखाता हूँ, जीनिया गॉट रैंक 6 दिस ईयर, रैंक इंप्रूवमेंट का बच्चा था हमारे पास में। सो अगर आप देखेंगे इनके आंसर्स में तो एक डायग्राम है। अभी डायग्राम कहाँ मिलेगा, कैसे बनाएंगे हम ये डायग्राम की एक क्वालिटी डायग्राम हम इसको बना पाए? पॉइंट्स में जो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, जैसे आईटी रूल्स 2021 इंट्रोडक्शन बियॉन्ड आईटी एक्ट का एम्बिट, ये करंट अफेयर्स का पार्ट डाला है। करंट कह लो, कंटेम्प्रेरी कह लो, दो एग्जाम्पल्स डाले हैं उन्होंने। तो अगर मैं कहूं जैसे ये फॉर्मूलाज हैं, इनको अपन वैल्यू एडिशन कहते हैं। तो वैल्यू एडिशन में क्या क्या आता है भाई? वैल्यू एडिशन में आता है, वैल्यू एडिशन में आएगा कुछ फैक्ट्स आएंगे, कुछ ग्राफ आएंगे जो डायग्राम आपको बनाने हैं, कुछ कीवर्ड्स आएंगे, कुछ फॉर्मूलाज आएंगे, वैल्यू एडिशन का पार्ट है, कुछ की स्टडीज आएंगी, कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस आएंगे, कुछ स्पीचेस आएंगी, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स आएंगे, कुछ उससे रिलेटेड रेडीमेड इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन्स आएंगे। ये सब वैल्यू एडिशन का पार्ट है। बेस कंटेंट विल हेल्प यू टू स्कोर 400, वैल्यू एडिशन विल इंक्रीज इट टू 430 440। और जो थर्ड कंपोनेंट है जो अब तक हम क्यूईपी में मिस कर रहे थे, बिकॉज पहले का आईएनए का करंट अफेयर्स का अलग बैच चलता था, उसका पार्ट था। अब से आपको पार्ट सी की बुकलेट में हर थीम में 8 से 10 उस टॉपिक से रिलेटेड, जैसे हेल्थ है तो हेल्थ का नया क्या आया है, गुड गवर्नेंस है तो जन विश्वास एक्ट क्या है, उसके प्रोविजंस क्या है, या ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस क्या है, या कोई अलग सुशासन से रिलेटेड कुछ न्यूज़ आई है तो उसके पार्ट्स क्या हैं। तो इसका मतलब अब आपको करंट अफेयर्स क्यूईपी में ही मिल जाएगा, अपन को कहीं दाएं बाएं जाने की जरूरत नहीं है। तो अब से क्यूईपी में 3 बुकलेट्स हुआ करेंगी। इस बुकलेट का नाम है बुकलेट ए विच इज स्टैटिक, ये बुकलेट है बी वैल्यू एडिशन, और सी बुकलेट विच इज रिलेटेड टू द करंट अफेयर्स का कंपोनेंट। नाउ बिफोर एक्सप्लेनिंग यू वन पेजर, आई थिंक ये हमने चेंज कर ही लिया है, जो मुझे आखिरी में पढ़ाना था वो मैं शुरू में पढ़ा गया। तो पहले मैं आपको नेक्स्ट 5 मंथ्स का आपका प्लान क्या होना चाहिए, बिकॉज ये कंटिन्यूटी में है, और फिर लास्ट में वन पेजर आपको अच्छे से समझाऊंगा। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अप्रॉक्सीमेटली प्री के फुल मोड में आने से पहले अपने पास 5 महीने हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसी गलती करेंगे कि जैसा अनप्रेडिक्टेबल और रैंडम पेपर था इस बार, तो अपन हो सकता है सितंबर अक्टूबर से ही प्रीलिम्स में घुस जाएं। मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। हाँ, अगर आप सीसेट में काफ़ी वीक है तो मुझे लगता है फिर आपको अक्टूबर से 2 आवर्स के आसपास में प्रीलिम्स सीसेट को देना चाहिए। लेकिन अगर आपका सीसेट ठीक है का मतलब ये है 2 महीने अगर अपन 5-5 4-4 घंटे दें और हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से वो ठीक है। इतना प्रैक्टिस तो देना पड़ेगा। अदरवाइज अकॉर्डिंग टू मी मुझे लग रहा है नवंबर दिसंबर के आसपास से आपको थोड़ा थोड़ा प्री में जाना चाहिए। बट ये अगस्त सितंबर के आसपास से मत जाना, बिकॉज इतने सारे बच्चे हैं जो प्री वाले ओरिएंटेशन पे फोकस करते हैं। प्री थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल है, गैम्बल है उसमें बहुत सारा, और अगर एक बार प्री नहीं होता है तो फिर मेंस वैसे ही तैयार नहीं होता। सो नेक्स्ट 5 मंथ्स में मेरे हिसाब से क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, आप अपने हिसाब से कॉल ले सकते हैं। मेरा जनरल सजेशन है, मैं आपको इनफ फ्री कंपोनेंट्स दे दूंगा, इन केस आपको खुद से पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। अगले 3 महीने में मुझे लगता है कि आपको कम से कम 3 मेंस के पेपर फिनिश कर लेने चाहिए। सपोज कीजिए आपको पेपर 2, 3, 4 जो मुझे ऐसा लगता है जो मीन्स ओनली अलाइंड है। पेपर 1 का फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट, दैट इज ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, इज ओवरलैपिंग विद प्रीलिम्स। तो मुझे लग रहा है कि पेपर 1 का ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री यू शुड फिनिश इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर, ताकि आपकी प्री के साथ अलाइंड हो जाए। वो 2 सब्जेक्ट प्रीलिम्स में भी बहुत वेटेज रखते हैं, तो अगर आप नवंबर दिसंबर में पेपर 1 करेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है वो ज़्यादा अलाइंड होगा प्रिपरेशन से। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको वापस से रटनी भी पड़ेगी। नेक्स्ट मीन्स ओनली वाले पार्ट में आपको नेक्स्ट 3 महीने में, नेक्स्ट 3 मंथ्स में ये 3 पेपर करने चाहिए, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4। और अगर कर पा रहे हो तो एससे भी अभी फिनिश कर लेना। नेक्स्ट इज आपके 1 पेजर नोट्स रेडी हो जाने चाहिए। फिर इसी में नेक्स्ट फेज में बताऊंगा कि 1 पेजर होता क्या है, बनाना क्या है, कैसे प्रेडिक्ट करो, कैसे निकालो। एंड देन इन
3 मंथ्स में मुझे लग रहा है आपको 8 to 10 7 क्वेश्चन वाले टेस्ट देने चाहिए। हर दिन नहीं कर पा रहे हो तो वीकली आपको करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए फॉर बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर मेंस। नवंबर एंड दिसंबर अकॉर्डिंग टू मी 15 एक टेस्ट आपको देने चाहिए। तो मतलब आप ऐसा कर सकते हैं कि एवरी ऑल्टरनेट डेज 10 क्वेश्चन का टेस्ट दे दो और एवरी वीकेंड पे आप एक 20 क्वेश्चंस का टेस्ट दे सकते हैं और दिसंबर मिड दिसंबर एंड में आप एक सिमुलेशन दे सकते हैं फुल वाला पार्ट। नवंबर एंड दिसंबर में जब आप टेस्ट दे रहे हैं तब तक मुझे लगता है आपके 3 रिवीजन हो जाने चाहिए 1 पेजर नोट्स के। अब ये 1 पेजर नोट्स कितने बनाने हैं कुल मिला के, तो हर पेपर का लगभग 70-80 टॉपिक्स हैं जिस पे आपको 1 पेजर बनाने चाहिए। अब ये 70-80 टॉपिक्स कैसे मिलेंगे, कुछ 20-25 टॉपिक मैंने यहीं दे दिए हैं इसी वीडियो में, आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको ये मिल जाएगा। इनके अंदर आपको 1 पेजर के टॉपिक्स मिल जाएंगे कि ये बनाने कैसे हैं, ये अभी अपन इसको डिस्कस करेंगे। और हर थीम के कौन कौन से 1 पेजर्स आपको बनाने चाहिए और वो क्या स्ट्रक्चर होने चाहिए उसका, वो भी मैंने आपको समझाया है। जैसे अगर आप देखेंगे कि हेल्थ से की जो थीम है, उस हेल्थ की थीम में इन जनरल आपको इन 12 टॉपिक्स पे 1 पेजर नोट्स बनाने चाहिए। अब ये हर टॉपिक के ऊपर, जैसे मान लो हेल्थ एज ए कंसेप्ट, तो अब हेल्थ एज ए कंसेप्ट पे या मेजर स्कीम्स आयुष्मान भारत पे या वन हेल्थ अप्रोच पे या मेंटल हेल्थ पे, तो इसका मतलब हेल्थ एज ए थीम पे आपको इन 12 टॉपिक्स में से नोट्स बनाने। फर्स्ट फेज में मुझे लग रहा है आप 8 से 10 टॉपिक के आसपास में बना लो और सेकंड फेज में जो 3-4 टॉपिक बचेंगे, बिकॉज इसमें करंट अफेयर्स भी हैं, वो बाद में ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं जाता हूँ नेक्स्ट में, तो ये एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट है, तो ये एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट में इन 8-9 टॉपिक्स पे आपको नोट्स बनाने चाहिए। फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमरेसी का टारगेट है इस बार 2027 तक इसको फिनिश करना है, मतलब फुल 100% अचीवमेंट का टारगेट है, निपुण भारत मिशन है एक उसमें। फिर ये पॉवर्टी और हंगर से रिलेटेड है, तो इन टॉपिक्स पे आपको 1 पेजर बनाने चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई एक 1 पेजर के अच्छे कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो ये मैं आपको बाद में समझाता हूं। पहले मैं आपको एक 1 पेजर दिखाता ही हूं कि एक 1 पेजर अच्छा 1 पेजर दिखता कैसे। तो यहां मैंने करीब करीब आपको ये 16 टॉपिक्स हैं बच्चा लोग, ये 16 टॉपिक्स कुछ पेपर 1 के हैं, बाकी पेपर 2 के हैं, सोशल जस्टिस के हैं, कुछ सोसाइटी के अंदर भी आ जाते हैं। तो इन टॉपिक्स के 1 पेजर नोट्स का मतलब है आगे और पीछे मिला के इसको अपन एक 1 पेजर कहते हैं, 1 शीट। तो जैसे मान लो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है, चाइल्ड इश्यूज हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी है, LGBTQ राइट्स हैं, प्रीएम्बल है, CAG है, वेरियस डोनर एजेंसीज हैं, सिविल सर्विसेज हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, NGOs हैं। तो अब एज्यूम कर लेते हैं जैसे NGO पकड़ लेते हैं अपन इसमें कि NGO जो है उसमें ये 1 पेजर नोट दिखेगा कैसे। ये आया प्रीएम्बल, CAG, डोनर एजेंसीज, सिविल सर्विसेज पकड़ लेते हैं, चलो आपके ड्रीम से रिलेटेड भी हो जाएगा। तो पहले हमें PYQ लिखना है। अब दिक्कत क्या है ना, बच्चे को पता ही नहीं है कि सिविल सर्विसेज के 1 पेजर में क्या डायमेंशन डाले, बिकॉज आप सिर्फ PYQ अलाइन नहीं डाल सकते हैं, सिर्फ करंट अफेयर्स बेस्ड नहीं डाल सकते हैं, PYQ को छोड़ नहीं सकते हो। तो इसका मतलब पहले अपन PYQ की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है PYQ का पूरा नहीं लिखना है। जैसे यहाँ लिख दिया कैडर बेस्ड सिविल सर्विसेज कॉज ऑफ स्लो डाउन इन इंडिया, स्लो चेंज इन इंडिया। क्वेश्चन पूरा बड़ा होगा, हो सकता है वो इसके आगे पीछे कुछ और पूछा हो इसने, बट मेन थीम उसने यही पूछी है। तो इसका मतलब कैडर बेस्ड के कंसिक्वेंसेज, नेगेटिव कंसिक्वेंसेज पूछ रहा है। उससे पहले ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर एंड मॉडल हैम्पर्स द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सिर्फ ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर के चैलेंजेस नहीं है, हाउ द ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर इज स्लोइंग डाउन दिस सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द कंट्री। तो जैसा ये था ना कैडर बेस्ड सिविल सर्विसेज कॉजेज स्लो चेंज इन इंडिया, वैसे ही था ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर इज हैम्परिंग द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फिर पूछा है सिविल सर्विसेज की न्यूट्रलिटी इफेक्टिवनेस सीम्स लैकिंग, रिफॉर्म्स नीडेड। तो कुछ मेन पार्ट जो पूछा है उसको जोड़ के आपको सबसे पहला सेक्शन तो PYQ का बनाना है। आप एक ब्लैंक पेज लेके रख लो, एक शीट लगा के जो मैं बताते जा रहा हूं वो लिखते चले जाओ। तो एक आपको PYQ का छोटा सेक्शन बनाना चाहिए आपके 1 पेजर में, ताकि हम समझ पाएं। आप नेक्स्ट क्या कर सकते हैं कि PYQ के बाद में यहां एक छोटा सा सेक्शन MPQ का भी बना सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबल क्या हो सकता है, तो वो अपन करंट अफेयर से निकाल लेंगे। तो करंट अफेयर्स में 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया, तो 3 पार्ट अपन ने
यहाँ पे ऐड कर लिए, 2 पार्ट कर लिए कि इस पे क्वेश्चन और आ सकता है। पता कैसे चलेगा? या तो हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे, या आपके पास जो करंट अफेयर्स की मैगजीन वगैरह आती है यहाँ से भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो पहला अपन ने PYQ का सेक्शन बनाया, फिर अपन ने MPQ का सेक्शन बनाया। फिर हमें इस टॉपिक पे कि मान लो सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन आता है, अब अलग अलग तरीके का क्वेश्चन आ रहा है। एक क्वेश्चन आ रहा है डॉक्ट्रिन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस नेसेसरी फॉर पब्लिक परसेप्शन ऑफ इंटीग्रिटी एंड कमिटमेंट, एक हो रहा है इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी ड्राइवर्स ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, एक आ रहा है सिविल सर्विसेज की न्यूट्रलिटी, एक आ रहा है ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर, एक आ रहा है कैडर बेस। तो आपको कम से कम 2 इंट्रोडक्शन तो लिखने पड़ेंगे, बाकी उसी को कस्टमाइज करके अपन एग्जाम में आसपास में लिख लेंगे। तो 2 इंट्रोडक्शन लिख दिए अपन ने, एक कोट बेस लिख सकते हैं अपन पेपर 2 में। तो किस टाइप का इंट्रो होना चाहिए वो भी अपने को पता है। तो यहाँ जो अपन ऊपर 1 पेजर की लिस्टिंग बना रहे हैं ना आपके लिए, ये क्लास के ही कंपोनेंट्स में से निकाला है मैंने। कि जैसे मान लो अपन ये बना रहे हैं, जैसे मान लो पॉवर्टी का देख रहे थे अपन, तो पॉवर्टी एंड हेल्थ का अगर एक 1 पेजर बनाना है तो उसमें ये 12 पार्ट्स रखने हैं। पहले PYQ रखना है, इंट्रो किस टाइप का, पॉवर्टी और हेल्थ को कनेक्ट करने वाला एक इंट्रो होना चाहिए। फिर कुछ पॉजिटिव कीवर्ड, नेगेटिव कीवर्ड, फिर माइक्रो डायग्राम, फिर करंट स्टेटस ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या क्या है, फिर पॉवर्टी और NCD का शेयर है बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप कि ज़्यादा पॉवर्टी से नॉन कम्युनिकेबल कैसे होंगे, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बर्डन से पॉवर्टी कैसे बढ़ेगा, फिर नीड टू मिटिगेट दिस, फिर 1-2 केस स्टडी हैं, चैलेंजेस हैं, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, वे फॉरवर्ड। इसका मतलब हर 1 पेजर के अंदर कितने हेड्स होने चाहिए, अगर ये आपको मोटा मोटी पता चल जाए तो अपन काफ़ी लेवल पे काम कर सकते हैं। तो गोइंग बैक अगेन टू जो अपन केस स्टडी 1 पेजर देख रहे थे, तो अपन देख रहे थे सिविल सर्विसेज वाला, है ना, ये रहा। तो अपन ने इंट्रोडक्शन लिख दिया, फिर जैसा अपन ने पढ़ा कुछ कीवर्ड्स लिखने हैं पॉजिटिव, क्योंकि चैलेंजेस का आ रहा है तो नेगेटिव ही आएगा। स्टील फ्रेम, रस्ट फ्रेम, तो स्टील फ्रेम पॉजिटिव हो गया, रस्ट फ्रेम नेगेटिव हो गया। 2-3 पॉजिटिव कीवर्ड्स, 2-3 नेगेटिव कीवर्ड्स। फिर कुछ एक उससे रिलेटेड हमने डायग्राम डाल दिया कि ब्यूरोक्रेटिक एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएंगे, या मिशन कर्मयोगी के फीचर क्या है, कर्मयोगी 2.0 आया है जो करंट अफेयर्स, उसके फीचर्स क्या हैं। तो यहाँ हमें एक डायग्राम बनाना है जो टॉपर्स अपने वैल्यू एडिशन में बना रहे हैं। जैसे मानो इस बच्ची ने जो ये आंसर लिखा था, अपन पढ़ रहे थे जीनिया की कॉपी में, तो ये डायग्राम आएगा कहाँ से, कैबिनेट स्ट्रक्चर का सिस्टम। इसका मतलब हमारे 1 पेजर में उस टॉपिक से रिलेटेड एक डायग्राम होना चाहिए, तो अपन ने यहाँ वो डायग्राम बना लिया है। नेक्स्ट आया कि अपन गए इससे रिलेटेड कमिटी कौन कौन सी रही हैं, तो हर किसी में कमिटी नहीं आएगा, कुछ में कमिटी आएगा, कुछ में नहीं आएगा। तो अगर 1 पेजर की लिस्टिंग में ये पता हो कि ये 10 कंपोनेंट इस टॉपिक पे रखने हैं, ये 5 इस पे रखने हैं, या 12 इसमें रखने हैं, तो बहुत काम ईजी हो जाता है। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट 1 पेजर नोट्स, इट इज ऑल्सो अबाउट वट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ दैट 1 पेजर नोट्स। कि मेरे जो पॉइंट जनरेशन है, अगर मैं टेम्पलेट वाइज ही पढ़ रहा हूँ और टेम्पलेट वाइज ही यहाँ बना लूँ, जैसे मान लो अगर अपन पढ़ रहे हैं कि ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक कल्चर डेवलपमेंट बॉटलनेक्स में अगर मेरे को एक टेम्पलेट लगानी है, 3PI लगाना है, पिट्स लगाना है, ई-पिट्स लगाना है, जो भी लगाना है, अगर मैं अपने नोट्स भी उसी फॉर्मेट में बनाऊंगा तो ही मैं उसको यूज़ कर पाऊंगा एग्जाम में, वरना फिर अपन पिट्स टिप्स में ही करते रह जाएंगे। तो अपन ने कमेटी लिखी, 2 कमेटी डाल दी, हुट्टा कमेटी लिख दिया, काफ़ी फेमस है आपके लिए तो खास तौर से। दूसरा है केस स्टडी, तो 2 केस स्टडीज डाल दी अपन ने। फिर अपन ने ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक कल्चर और डेवलपमेंट बॉटलनेक्स क्या है, 1 2 3 4 5 6। अब ध्यान रखना कि स्टेट PCS और UPSC के 1 पेजर में एक फ़र्क है। फ़र्क क्या है, UPSC 10 मार्कर क्वेश्चन में यूजुअली 2 पार्ट्स पूछता है और एक हेडिंग के नीचे अपन 5-6 पॉइंट ही लिख पाते हैं। तो इसका मतलब आपके पॉइंट्स 5-6 ही होने चाहिए बस। अगर अपन सब हेडिंग जो कीवर्ड बेस्ड है वो अलग कलर से लिख लें और ये बाकी एक्सप्लेनेशन अलग, और एग्जाम्पल को ईजी करके सर्कल कर लें या ये ट्राइंगल कर लें, तो मुझे लगता है 3-4 बार आप पढ़ो। बहुत बच्चे हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में UPSC की परीक्षा पास कर देते हैं। तो अगर आप खुद के हाथ से ये नोट्स बना लो तो उससे बढ़िया कुछ नहीं होगा। स्ट्रक्चर मैं दे रहा हूँ आपको बनाने के लिए, कंटेंट मैं दे रहा हूँ आपको पढ़ाने के लिए, जितने QEP के, अब तो करंट अफेयर्स भी मैं दे रहा हूँ आपको। 1 पेजर आप बना लो, उसको 6-7 बार पढ़ लेना। करीब 300-350 टॉपिक्स के अगर अपन 1 पेजर बना लेते हैं तो अपन डेफिनेटली 450 तो ईजिली क्रॉस कर सकते हैं। फिर ये इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर सिविल सर्विसेज हैं। फिर रिफॉर्म्स इंपेरेटिव फॉर फ्यूचर रेडी। अब क्वेश्चन क्या आ सकता है कि 20th सेंचुरी ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर कैन नॉट सॉल्व द 21st सेंचुरी का विकसित भारत का टारगेट, ये डाला। फिर कुछ वैल्यू एडिशन के लिए एकांत फॉर्मूले डाल दिए अपन ने जो बनाएंगे। फिर कंक्लूजन्स, 2 कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड। तो अगर आपको सिविल सर्विसेज के किस टॉपिक, किस 1 पेजर को कितने पार्ट्स में ब्रेक करना है ये मिल जाए तो काम हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आएगा ये कि अपन गए कहाँ टेम्पलेट लगाना है, कौन सा टेम्पलेट लगेगा। तो ये एक सिंक में होना चाहिए कि पहले टेम्पलेट सीखना, क्लास सीखना, साइंस ऑफ आंसर राइटिंग के कंपोनेंट सीखना, फिर उससे वन पेजर बनाना, उनको मल्टीपल टाइम्स में पढ़ना, तब कहीं जाके हम फोकस कर सकते हैं कि हम 450 को क्रॉस कर पाएँ ईजिली। देखो एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जस्ट बिकॉज यू आर पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स डज नॉट मीन्स कि वो प्रोग्रेस का ही साइन है। आप मूवमेंट को प्रोग्रेस से कंफ्यूज कर रहे हो। जब तक ये चीज़ें एक सिंक में नहीं चलती हैं, जब तक एट द एंड ऑफ द डे आपके हाथ में कुछ एफर्ट दिख नहीं रहा है, उससे रिजल्ट नहीं दिख रहा है, तब तक मूवमेंट तो है, ट्रेडमिल पे दौड़ तो रहे हैं अपन, बट वो रिजल्ट लेके नहीं जाएगा कहीं। तो इसका मतलब अपन को ये सारी चीज़ें जस्ट कोई रैंडम वन पेजर नोट बनाने से नहीं होगा कुछ। दैट इज़ वेयर अ मेजॉरिटी ऑफ द एनर्जी इज गोइंग ऑन। आपके ये वन पेजर वैसे होने चाहिए जिसको उठा के आप एग्जाम में रेप्लिकेट कर पाएं, वरना तो टॉपर का ही वन पेजर उठा लो। इस बार तो बहुत सारे बच्चों ने वन पेजर्स बनाए होंगे या पिछली बार बनाए होंगे। तो इसका मतलब सिर्फ वन पेजर नहीं चाहिए आपको भाई, आपको इस वन पेजर के कंपोनेंट्स क्लास के साथ या खुद के एफर्ट्स के साथ अलाइंड करके चलना पड़ेगा, तब जाके अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिजल्ट आएगा। तो ये जो 16-17 टॉपिक्स हैं, इसका किस तरीके से बनाया है, ये वाले जो पार्ट हैं बच्चों के ही बनाए हुए हैं। ये 90% मुझे ठीक लग रहे हैं, 100% नहीं है, इसमें कुछ छोटी मोटी मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो उसको आप देख लेना एक बार में, बट रफ स्ट्रक्चर ठीक है इसका। अगर मैं ऊपर जाऊं और आपको थोड़ा सा और वन पेजर समझाना चाहूं, नेक्स्ट अपन जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट पे गए, तो ह्यूमन डेवलपमेंट में 8-9 कंपोनेंट्स होने चाहिए, कुछ ऐसा सा दिखना चाहिए। NEP 2020 में गए तो कुछ ये 8 कंपोनेंट्स होने चाहिए। स्किल डेवलपमेंट में गए तो ये 10 कंपोनेंट होने चाहिए। फिर प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन में ये 8 कंपोनेंट्स होना चाहिए। जैसे मान लो प्राइवेटाइजेशन है, अब प्राइवेटाइजेशन तो किसी का भी आ सकता है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ डिस्कॉम्स आ सकता है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्कूल्स या एजुकेशन आ सकता है, हेल्थ केयर का प्राइवेटाइजेशन आ सकता है, स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट का नीड क्या है वो आ सकता है, बहुत सारी चीज़ों का। तो उसका अगर मैं एक टेम्पलेट बना लूँ कि भाई प्राइवेटाइजेशन करने से क्या फ़ायदा होगा, वो सिर्फ प्राइवेटाइजेशन में यूज़ होगा, बट इन 5-6 क्वेश्चंस में यूज़ हो जाएगा। उसको अपन माइक्रो टेम्पलेट कहते हैं। तो जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ कि जैसे मान लो अपन ने उसका वे फॉरवर्ड में LIC RSS करके एक एक्रोनिम बनाया है, तो वो आपको अपने नोट्स में होना चाहिए वो कि अच्छा ठीक है ये वाला पार्ट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। नहीं तो अगर सिंक नहीं रख रहे हैं हम पढ़ाई में, हम कहीं कहीं से पैची वर्क उठा रहे हैं, तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये पार्ट मैंने आप लोगों के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप यहाँ से सीख सकते हैं। जिन बच्चों को समझना हो कि इन टॉपिक्स के वन पेजर में कितने पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जो ये वैल्यू एडिशन में आपको समझाना चाह रहा था, जैसे अगर मैं राजेश्वरी की कॉपी देखूं, राजेश्वरी भी QEP का ही स्टूडेंट था हमारा। सो आप वैल्यू एडिशन समझिए इनके कि ये वैल्यू एडिशंस वाला पार्ट, एक तो कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि सर हर पॉइंट में एग्जाम्पल देना ज़रूरी है कि नहीं है। देखो कुछ टॉपर ऐसे हैं जिन्होंने नहीं भी दिया और वो सेलेक्ट हुए हैं, ज़्यादातर टॉपर्स ऐसे हैं जिन्होंने मोटा मोटी हर पॉइंट पे एग्जाम्पल देने की कोशिश की है। तो अगर मैं एवरेज की बात करूं तो हर पॉइंट नहीं तो एटलीस्ट एवरी अल्टरनेट पॉइंट में तो एग्जाम्पल डालना ही डालना पड़ेगा आपको, वो मैंडेटरी बन जाता है। आप देखिए ना, हर पॉइंट पे एग्जाम्पल लिखा है इस बच्चे ने, और भी बाकी भी अगर आप टॉपर्स की कॉपी देखेंगे तो आपको मिलेगा। और ये छोटे छोटे जो एडवांटेजेस ऑफ SHGs हैं, कलेक्टिव मोबिलिटी है, फंड है, इंक्लूसिव ग्रोथ है, मतलब कंक्लूजन खत्म होने से पहले जस्ट एक छोटा सा वैल्यू एडिशन। बाकी जब से मैंने आपको क्लास में बताया था कि अपन वे फॉरवर्ड से पहले 2 पार्ट कर सकते हैं, चैलेंजेस यहाँ बना दो और वे फॉरवर्ड यहाँ बना दो, उसको भी बच्ची ने काफ़ी अच्छे से यूज़ किया है। मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट। जैसे मान लीजिए, आई थिंक इसी क्वेश्चन में किया होगा, यस, तो सॉरी, इसमें मिलेगा। जैसे क्वेश्चन है, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट हैव द पोटेंशियल टू मेक इंडियाज डेवलपमेंट मोर इंक्लूसिव एज दे रिलेट टू सर्टेन वाइटल पब्लिक इश्यूज। तो उन्होंने लिख दिया पोटेंशियल ऑफ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट क्या है, बट एज आई टोल्ड यू मल्टीपल टाइम्स की पॉजिटिव तो लिख दिया, बट दीज पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट आर कॉजिंग सर्टेन चैलेंजेस एज वेल।
कुछ तो चैलेंज होगा, बट वी कैन नॉट फिनिश आवर आंसर विद द चैलेंजेस। तो इसका मतलब कुछ वे फॉरवर्ड भी डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे बच्चे ने पोटेंशियल लिखा, पोटेंशियल में वही डेवलपमेंट के पार्ट लिखने हैं, एजुकेशन में हेल्प करेगा, पॉवर्टी एलिवेशन में करेगा, पब्लिक सेफ्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करेगा, पॉपुलेशन कंट्रोल करेगा, वुमेन एम्पावरमेंट बनेगा। एग्जाम्पल हर पॉइंट पे एक एक एग्जाम्पल लिखा है उस बच्चे ने। बट ये है वाला पार्ट, छोटी छोटी चीजें बच्चे क्लासेस से सीखते हैं। अपन ने लिखा चैलेंजेस इन ट्रस्ट 1 2 3, यहां लिखा मेजर्स टू एड्रेस द चैलेंजेस 1 2 3। यही छोटे इनोवेशंस हैं जो आपको आंसर में आधा आधा एक एक नंबर एक्स्ट्रा दिलाते हैं। जो क्यूपी के बच्चे हैं उनको पता होगा कि इनका सिग्निफिकेंस कितना है। आप देखिए इनकी कॉपीज, हर पॉइंट पे एग्जाम्पल्स के पॉइंट लिखे हुए हैं। अगर मैं GS3 चला, 116 नंबर आए हैं इस बच्चे के GS3 में, 15 हैं या 116 है शायद। आप नंबर ऑफ पॉइंट जनरेशंस देखो, वैल्यू एडिशन का पार्ट देखो, वो कीवर्ड देखो जो अपन कहते हैं साइबर सेफ इंडिया। तो जो वैल्यू एडिशंस का अपना सिग्निफिकेंस है, अगर अपन वैल्यू एडिशन का पार्ट मिस करेंगे तो हम मार्क्स नहीं फेच कर सकते हैं। तो यही कुछ कुछ पार्ट मैं आपको समझाना चाह रहा था। ये वाले पार्ट हैं जो आपको अपने आंसर राइटिंग में इंक्लूड करने हैं। तो 1 पेजर अपन समझ गए, और समझने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लो कि 1 पेजर नोट्स जो हैं वो कैसे दिखते हैं, किन टॉपिक्स पे बनाना है, कैसे बनाना है, वो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। टॉपर्स की कॉपी आपको पता है कि आपको यहाँ जाना है theisf.com में, यहाँ जाओगे तो अपने आप ही एक सेक्शन बना हुआ है टॉपर्स कॉपी, इस पर क्लिक कर देना, आपको UPSC UPPCS के जो टॉपर्स हैं उनकी कॉपी मिल जाएगी। आप बाकी भी इंस्टीट्यूशंस की वेबसाइट पे जाके टॉपर्स की कॉपी को डाउनलोड करो, देखो, बेस्ट प्रैक्टिसेस आपको वहाँ से भी समझनी है। कुछ ये जीनिया की आंसर कॉपी में आप फॉर्मूलाज का वैल्यू एडिशन देख पा रहे हो, हर पॉइंट पे एग्जाम्पल देख पा रहे हो, इश्यूज के 2-3 माइक्रो डायग्राम अदर, बट इश्यूज में हम खत्म नहीं कर सकते हैं तो वे फॉरवर्ड देख पा रहे हो, वे फॉरवर्ड के बाद कंक्लूजन लिखना ही लिखना है वो देख पा रहे हो। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से समझनी पड़ेंगी। कुछ तो रीज़न होगा कि इतने सारे बच्चे इस फॉर्मेट को कॉपी कर रहे हैं। अगर सेम फॉर्मेट आप एग्जाम में लिखेंगे तो अगर टॉप 10 में 4 बच्चे QEP के हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये वाला जो फॉर्मेट है वो अप्रिशिएट कर रहा है UPSC। अभी आपको इस स्ट्रक्चर में लिखना पड़ेगा। सेकंड, आप इस स्ट्रक्चर में लाने के लिए आपको अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे। वही नोट्स 1 पेजर हैं जिसको मैं बता रहा हूँ। अब वो 1 पेजर बनाने के लिए वैल्यू एडिशन कहाँ से करेंगे? तो वैल्यू एडिशन अगर आपको बेसिक कंसेप्ट समझने हैं तो आप QEP एनरोल कर सकते हो, पावर पेजेस से कुछ कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हो, इन टॉपर्स की कॉपी से कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हो। लेकिन जो आपने फाउंडेशन की क्लासेस अटेंड की होंगी वहाँ से मेंस में वैल्यू एडिशन में थोड़ा कम ही कंपोनेंट मिलेगा आपको। सो यू हैव टू कॉपी द कंटेंट ऑफ फाउंडेशन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। अगर बहुत अच्छी जगह से किया है कहीं फाउंडेशन तो अलग बात है, मैं जनरल फाउंडेशन की बात कर रहा हूँ। तो मैं ये टॉपर्स की कॉपी यहाँ बंद कर देता हूँ। ये आपको QEP वाले पार्ट कैसे दिखते हैं, तो आपको यहीं से वो पार्ट निकालने हैं, यहीं का कंटेंट निकालना है, डायग्राम ग्राफ निकालने हैं। ये क्लास के अंदर हम प्रैक्टिस कराएंगे उसका है, यहाँ पे आप डायग्राम्स बनाएंगे क्लास के अंदर। ये वो कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स का यूसेज है, किस जगह यूज़ करेंगे। कुछ मोदी जी ने अपने कुछ कुछ कीवर्ड्स दिए हैं, गवर्नेंस ऑफ स्क्यू टू गवर्नेंस ऑफ सैचुरेशन। फिर ये कुछ फार्मूलाज का वैल्यू एडिशन है जो अपन क्लास में करते हैं। फिर ये केस स्टडीज़ हैं। केस स्टडीज़ याद रखने का बेस्ट तरीका होता है कि आपके रिलेटिव्स जहाँ जहाँ जिन जिन स्टेट्स में हैं उसके हिसाब से अपन याद कर लेंगे, ये नेशनल है या इंटरनेशनल है। स्पीचेस हैं ये मोदी जी का ये आपने सुना होगा, ABCD से रोड। कुछ वाइस प्रेसिडेंट की स्पीचेस हैं, कुछ ये लेटेस्ट जो इकोनॉमिक सर्वे है, इंपॉर्टेंट इंडाइसेस हैं, वो सब जो अपन को लिखना है वो है। तो ये सब पहले पार्ट A में होता था, अब हमने पार्ट A वैल्यू एडिशन को पार्ट B बना दिया है बिकॉज करंट अफेयर्स ऐड कर दिया। ये पार्ट B है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि गुड गवर्नेंस में कुछ ये 15-16 टॉपिक्स अपन डिस्कस करेंगे। स्टैटिक वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं। और स्टैटिक पार्ट में जैसे मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं एक टॉपिक को पढ़ना कैसे चाहिए जैसे मान लो अपन सिटीजन चार्टर पढ़ रहे हैं, तो सिटीजन चार्टर के 2 इंट्रोडक्शन हो गए हमारे कि भाई सिटीजन चार्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो 2 होंगे कि सिटीजन चार्टर के अपने कुछ चैलेंजेस हैं तो राइट्स बेस्ड अप्रोच की क्या जरूरत है, सिटीजन चार्टर, एक अच्छे सिटीजन चार्टर के क्या क्या फीचर्स होने चाहिए।
तो 2 इंट्रो आए, फिर हाउ इट इज अ टूल ऑफ गुड गवर्नेंस। तो यहाँ अपन क्लास में पढ़ेंगे कि एनीथिंग एज अ टूल ऑफ गुड गवर्नेंस नीड्स टू बी ट्रांसलेटेड इनटू क्राफ्ट ट्री। तो सिटीजन चार्टर से कंसेंसस ओरिएंटेशन क्या बनेगा, रूल ऑफ लॉ कैसे बनेगा, अकाउंटेबिलिटी कैसे बनेगी, ट्रांसपेरेंसी कैसे बनेगी, बिकॉज गुड गवर्नेंस होता क्या है ये वर्ल्ड बैंक ने 1990s में ही बता दिया था। तो ये कंपोनेंट्स ऑफ सिटीजन चार्टर हैं जो अपन याद करते हैं, मिशन विजन स्टेटमेंट होगा, ये 6 कंपोनेंट अपन क्लास में पढ़ेंगे। मेरा ऑब्जेक्टिव रहता भी है क्लास के अंदर कि मैक्सिमम चीजें हम क्लास में ही याद कर लें, रट लें, ताकि घर जाके अपन उसको बस नोट्स में इनकॉर्पोरेट वाला पार्ट हो, मल्टीपल टाइम्स पढ़ें और टेस्ट लिख लें। हाँ, सिटीजन चार्टर हुआ तो सिटीजन चार्टर के चैलेंजेस आ गए, ऑब्जेक्टिव्स आ गया, सजेस्टिव मेजर्स आ गए, फिर ये सर्वोत्तम मॉडल जो नया आया है सिटीजन चार्टर का वो आ गया, फिर 2 कंक्लूजन्स आ गए। तो ये इस तरीके से आपको स्टैटिक के कंसेप्ट पढ़ने चाहिए। तो ये स्टैटिक हो गया, अपन ने वो देख लिया। अब ये करंट अफेयर्स वाला पार्ट कैसे दिखेगा तो ये दिखाता हूँ। ये सैंपल नोट्स बनाए हैं हमने, ये सैंपल नोट्स हम वेबसाइट पे आपको अवेलेबल करा देंगे, वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर सकते हैं, इधर वाले पार्ट में शायद कर देंगे। आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके ये गुड गवर्नेंस के, अब इसमें सारे टॉपिक नहीं दे पाऊंगा बिकॉज मैं इसमें कुछ लिमिटेड टॉपिक्स ही देना चाह रहा हूं आपको। फ्लो कैसे चलता है, पार्ट ए स्टैटिक कोर, पार्ट बी वैल्यू एडिशन, पार्ट सी करंट अफेयर्स। तो अगर मैं लेके जाऊं आपको तो ये PYQ का एनालिसिस कर दिया अपन ने, कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर ये गुड गवर्नेंस होता क्या है, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस क्या होता है, इसके कुछ कुछ डायग्राम्स हैं। ये अभी हैंडरिटन डायग्राम को कन्वर्ट करने की कोशिश की गई थी इस वाले फॉर्मेट में, बट मुझे लग रहा है हैंडरिटन ही ज़्यादा बेहतर था। वापस अपन वही पेरोल कर लेंगे, वापस से वही रिपील कर लेंगे। नेक्स्ट फिर ये सोशल ऑडिट है, उसका एक टॉपिक कैसे कवर करेंगे वो मैंने आपको दे दिया है। हर पॉइंट पे एग्जाम्पल देने की कोशिश की गई है हमारे द्वारा। फिर ये सिटीजन चार्टर हो गया जो मैं आपको बता रहा था। फिर नेक्स्ट आंसर की कुछ टेम्पलेट्स हैं, क्रैप ट्री जो मैं आपको पढ़ा रहा था कि क्रैप ट्री, अब समथिंग कैन बी थ्रेट टू गुड गवर्नेंस, समथिंग कैन कॉम्प्लीमेंट गुड गवर्नेंस। तो कुछ ये पॉजिटिव कीवर्ड्स हैं, कुछ नेगेटिव कीवर्ड्स हैं। ये ब्लैंक दे दिया है आपके फिल करने के लिए। सेकंड ये फिर पार्ट बी आ गया जो वैल्यू एडिशन है। तो ये वो डायग्राम्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा था। तो ये ग्राफ्स हैं, डायग्राम्स हैं, फैक्ट्स हैं जो आपको चाहिए। ये कुछ कुछ कीवर्ड्स हैं, ये फॉर्मूलाज हैं, ये केस स्टडीज हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट स्पीचेस हैं, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं। और ये अब थर्ड वाला पार्ट आ गया जिसको अपन ने नया एडिशन किया है आपकी सारी प्रॉब्लम्स करंट अफेयर्स की सॉल्व करने के लिए। अब होगा क्या, थीम की क्लासेस होंगी और उसी थीम के एंड में करंट अफेयर्स करके खत्म हो जाएगा। तो ये हो गया करंट अफेयर्स। तो AI इनेबल्ड गवर्नेंस इन इंडियाज इमर्जिंग रेगुलेटरी आर्किटेक्चर क्या है, नीड क्या है, चैलेंजेस क्या हैं, की रिफॉर्म्स एंड इनिशिएटिव जो रिसेंट में आए हैं वो क्या है, और कंक्लूजन क्या है। फिर ये अर्बन लोकल बॉडीज इंडियाज म्यूनिसिपल गवर्नेंस एंड कैपेसिटी क्राइसिस क्या है, क्यों CAG की रिपोर्ट में इतने सारे इश्यूज आए हुए हैं, वो करंट अफेयर्स का न्यूज़ है। सिग्निफिकेंस या नीड क्या है, चैलेंजेस का पार्ट क्या है, की रिफॉर्म्स क्या क्या है, म्यूनिसिपल बॉन्ड कहाँ आया है, कैसे आया है। फिर ये मिशन कर्मयोगी और साधना सप्ताह क्या था, 1 वीक रिफॉर्मिंग इंडिया सिविल सर्विसेज, उसका नीड वीड के पॉइंट्स लिख दिए, कंक्लूजन लिख दिया। और सिमिलरली अपन ने जन विश्वास एक्ट। तो जो करंट अफेयर्स की भी प्रॉब्लम थी वो भी यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। एंड दिस इज सर्टेन मॉडल आंसर जो अपन ने बनाए हैं, वो इन्हीं का यूज करते हुए ही बनाए हैं भाई, है ना। तो ये एक और यहाँ पे हमने लेफ्ट साइड में कौन कौन सी टेम्पलेट का क्या क्या पार्ट लिखा है ये लिखा। तो ये फाइनल वाला जो पार्ट है ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शायद हम कल परसों तक ना दे पाएँ, 3-4 दिन बाद आप ये मॉडल गुड गवर्नेंस वाला डाउनलोड कर सकते हैं। बट 1 पेजर हमने अभी दे दिए हैं आपको। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, उनको डाउनलोड करो, समझो 1 पेजर कैसे बनाते हैं। सिर्फ 1 पेजर नाम में वो बात नहीं है। दैट 1 पेजर शुड बी रिलेवेंट इनफ टू हेल्प यू क्रॉस दिस 450 मार्क्स। इतनी मेहनत अगर हम कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें वो क्वालिटी भी नोट्स में डालनी है ताकि आप वो बेंचमार्क क्रॉस कर पाएं, अदरवाइज फिर उसका कोई सिग्निफिकेंस है नहीं। तो ये वापस से रिवाइज करा देता हूं कि रफ शेड्यूल क्या होना चाहिए। अगस्त सितंबर अक्टूबर में मिनिमम 3 मेंस के पेपर खत्म होने चाहिए। आपको ऐसे ऐड कर पाओ तो और बढ़िया है। 1 पेजर के नोट्स रेडी हो जाने चाहिए। टॉपिक लिस्टिंग मैंने आपको कुछ कुछ दे दी है 3-4 थीम्स की, बाकी क्लासेस में हम दे देंगे। 8 से 10 7 क्वेश्चन के टेस्ट लिख लेने चाहिए आपको। 15 के आसपास में टेस्ट आपने नवंबर और दिसंबर में लिखने हैं। ऑल्टरनेट डेज या 3 दिन में एक बार आप 10 क्वेश्चन वाला लिख लो और वीकेंड पे आप 20 क्वेश्चन वाला लिख लो और आखिरी में सिमुलेशन लिख लेना। 3 रिवीजन आपके OPN के हो जाने चाहिए।
और लगभग 20% प्रीलिम्स। 20% क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज हिस्ट्री और ज्योग्राफी आप अक्टूबर नवंबर में 3-3 घंटे के आसपास में पढ़ सकते हैं। यही मुझे आज आपके साथ में डिस्कस करना था। तो आप वन पेजर्स को डाउनलोड करो, समझो। हाँ, क्यूईपी का जो बैच मैं आपको बता रहा था, क्यूईपी का नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है। यहाँ आप वेबसाइट पे चले जाना, ये शेड्यूल मिल जाएगा आपको। गुड गवर्नेंस की एक थीम है, उससे स्टार्ट कराऊंगा और उसके बाद पेपर 3 स्टार्ट कराना है मुझे। तो पहले इसका पेपर 3 स्टार्ट होगा, पहले पेपर 3 फिनिश करेंगे अपन, फिर पेपर 2 पे आएंगे, फिर पेपर 4 और पेपर 1 के कंपोनेंट्स ऐड होंगे। तो कुछ ये रफ टेंटेटिव शेड्यूल है हमारा, जो अपन जैसा मैंने आपको कहा था अक्टूबर एंड के आसपास तक इसको फिनिश कर देंगे। नवंबर और दिसंबर में आंसर राइटिंग कर लेंगे। यहाँ कोर्सेज के सेक्शन में अगर आप जाओगे तो आपको 2026-27 यूपीएससी मेन सेलेक्ट करना है, और उसके नीचे जाओगे तो ये वो कोर्स है जो यूपीएससी मेंस 2027 का बैच 4 स्टार्ट है। तो वन पेजर डाउनलोड कर लो और पढ़ लो। थैंक यू। Be your dreams.